हेलो माय डियर बच्चों, हाउ आर यू। मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो ये जो चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा नीट और जी की प्रिपरेशन के अंदर भी आपको काफ़ी हेल्पफुल जो है ये चैप्टर होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो एक्चुअल में केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है? केमिकल काइनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है विच डील्स विद नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की रेट्स को मेजर करने में इसका यूज होता है। दूसरा हम कह सकते हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स और रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे उसके बारे में भी हमें जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बताती है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। तीसरी चीज हमें बताती है मैकेनिज्म ऑफ मॉडरेट रिएक्शंस। तो मॉडरेट रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म है उसको भी मेजर करने में केमिकल काइनेटिक्स जो है बहुत हेल्पफुल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। तो यहाँ सर ये मॉडरेट रिएक्शंस क्या होती है? तो एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, उसी को हम उस रिएक्शन का रेट कंसीडर करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है। सपोज करो ए रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर बदलता है। कोई भी ए रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट बनाता है। अब ये हमारे पास रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट कोई भी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाता है। तो ये रिएक्टेंट की एक्चुअल में कितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में बदली, कितने टाइम में? तो टाइम में रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट में के अंदर कन्वर्ट हो गया किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसी को तो हम उस रिएक्शन का स्पीड और उसका रेट कंसीडर करेंगे। तो हम कह सकते हैं, या जरूरी नहीं है, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो हो सकता है प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में बदल रहा हो। तो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, और अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल रहा है तो प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब हम जब भी रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता है तो हम मानते हैं कि रिएक्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, और जब प्रोडक्ट बनता है तो हम कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता जाता है विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो कम होता चला जाएगा और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता चला जाता है। तो किसी रिएक्शन की रेट की बात करें हम तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में
ये क्या रेट ऑफ रिएक्शन को जब भी हम लिखेंगे तो इसको आर से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन द चेंज इन द concentration of reactant or product with respect to the time interval। तो किसी टाइम इंटरवल के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उसी को हम उस रिएक्शन का रेट कंसीडर करते हैं, उस रिएक्शन की स्पीड कंसीडर करते हैं। यानी कोई रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, तो हम कह सकते हैं किसी रिएक्शन का रेट कितना ज़्यादा है, किसी रिएक्शन का रेट कितना कम है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम जनरली द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल्स, इसी को हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल्स। चेंज इन कंसंट्रेशन को हम डेल्टा, और कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो डेल्टा सी से डिनोट करते हैं, और टाइम इंटरवल्स को हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से अगर एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दो तरीके की होती है। एक होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो हम इसको डेल सी अपॉन डेल टी की फॉर्म में लिखते हैं। और यदि हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें, यानी सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मेजर करते हैं, किसी रिएक्शन का रेट अगर हम किसी एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मेजर करते हैं तो ऐसी रेट को हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हम मेंशन करते हैं तो उसके लिए हम डेल अपॉन डेल टी लिखते हैं, यानी कैपिटल डेल और कैपिटल डेल टी यहाँ पर लिखा जाता है। इसी तरीके से एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट वो रेट होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम पर या एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर की जाती है। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में मैंने कह दिया कि 5 मिनट में कितना रिएक्शन जो है वो 5 मिनट पर कितना रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ, बताओ। तो इसका मतलब हम एक पर्टिकुलर टाइम पर उस रिएक्शन का रेट डिसाइड करना चाहते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम किसी रिएक्शन का रेट निकालना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस टाइम। और इस किसी इंस्टेंटेनियस टाइम का मतलब होता है वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। तो जब रेट ऑफ किसी रिएक्शन का रेट वेरी स्मॉल टाइम पीरियड पर यानी इंस्टेंटेनियस टाइम पर निकाला जाता है, मेजर किया जाता है, तो ऐसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन नाम देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हम लिखते हैं तो इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पर मेजर किया जाता है। तो यहाँ जो साइन डेल का साइन है वो स्मॉल लिया जाता है और इसको हम स्मॉल डी सी अपॉन स्मॉल डी टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह की है। एक हमारे पास है
instantaneous average rate of reaction, number one, average rate of reaction, और दूसरी हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। It measure for long time duration or it measure for short time जिसको हम इंस्टेंटेनियस time, it measure for short time period। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मेजर फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन यानी, और इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए हम एक इंस्टेंट शॉर्ट टाइम पीरियड यूज करते हैं। यहाँ हम अगर यहाँ ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट जब हम किसी रेट ऑफ रिएक्शन का करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसके टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में, चेंज इन कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाते हैं। अगर ये ग्राफ हम बनाते हैं फॉर रिएक्टेंट, तो जैसा कि आप जानते हो किसी रिएक्शन के अंदर जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होता चला जाता है, वैसे वैसे रिएक्शन का रेट जो है, मतलब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता चला जाता है। तो हम इसको इस तरीके से बनाते हैं कि ये कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो कम हो रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर ये इसके कांस्टेंट हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन का रेट जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट कभी भी कंप्लीट रूप से जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। एक टाइम पर जाने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो हमें मिल जाती है। इसी तरीके से अगर हम ग्राफ बनाते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच फॉर प्रोडक्ट, तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। तो ये जीरो से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता चला जाता है, और ये यहाँ पर देखो आप ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जैसे जैसे जाएंगे आप ये एक इक्विलिब्रियम पर होता चला जाएगा। तो यहाँ हमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो जब भी हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम साइन माइनस यूज करते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं, और जब भी हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। पॉजिटिव का मतलब कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, और नेगेटिव का मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम इस तरीके से इसको बनाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, सपोज करो यहाँ मेरे पास किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A1 है और यहाँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A2 है, A1 A2। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस ग्राफ से, यहाँ टाइम T1 है और यहाँ टाइम
T2। तो यहां हम अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखें फॉर रिएक्टेंट तो हम लिख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में A2 से A1 का चेंज हो रहा है, यानी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं A2 माइनस A1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो रेस्पेक्ट टू टाइम पीरियड यानी फाइनल टाइम T2 और इनिशियल टाइम T1। तो इस तरीके से हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। सपोज करो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज इन डेल्टा ए, इसको हम चेंज इन डेल्टा ए लिख सकते हैं। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि टाइम जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे देखो यहाँ पर टाइम बढ़ा, यहाँ मान लो 5, 10, 15, यहाँ 10 मिनट, यहाँ 15 मिनट और यहाँ 5 मिनट। तो जैसे 15 मिनट पर T1 टाइम हो गया और 10 मिनट पर T2 टाइम था, तो यहाँ जब 15 मिनट हुए तो देखो कंसंट्रेशन पहले यहाँ थी, अब कंसंट्रेशन कहाँ यहाँ रह गई। तो पहले से कंसंट्रेशन क्या हुई, रिएक्टेंट की कम हुई है। देखो आप इस ग्राफ से इस चीज को समझ सकते हैं कि कंसंट्रेशन जब टाइम 10 मिनट पर कंसंट्रेशन ज्यादा था और 15 मिनट पर कंसंट्रेशन उसका घटकर कम हो गया। तो इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं। चूंकि यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, तो जब भी हम रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो आगे हम साइन माइनस यूज करते हैं। तो यहाँ माइनस डेल ए अपॉन डेल टी लिखा जाएगा। ये दिस इज फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी चीज को अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो माइनस डी ए अपॉन dt लिखा जाएगा, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए है और ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए है। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन A1 है और यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन A2 है। तो यहाँ हम देखें तो ये दिस इज द टाइम T1 और दिस इज द टाइम T2। तो देखो अब यहाँ 5 मिनट पर जो कंसंट्रेशन है और यहाँ 10 मिनट पर कंसंट्रेशन है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 5 मिनट पर यहाँ था और 10 मिनट पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहाँ हो गया। इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू द टाइम इंक्रीज होता चला जाता है। इसे हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। तो यहाँ ऐसे इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रेस्पेक्ट टू द टाइम T2 माइनस T1। इसी चीज को हम इस तरीके से A2 माइनस A1 यानी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सपोज प्रोडक्ट B1 है और ये B2 है, तो यहाँ हमने B2 माइनस B1 लिख दिया। तो यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन को डेल्टा की फॉर्म में लिखते हैं। तो डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। अगर एवरेज रेट लिखना चाहते हैं अगर हम इसका इंस्टेंटेनियस रेट लिखना चाहते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट को हम स्मॉल dV अपॉन dt की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस टाइम पर हम यहाँ पर उसका कंसंट्रेशन पता कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू द टाइम इंक्रीज होता चला जाता है। ड्यू टू दिस रीजन हम जब भी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम प्लस साइन को यूज करते हैं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब भी हम लिखेंगे तो हम माइनस साइन यूज करेंगे और जब भी हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखेंगे तो हम यहाँ पर प्लस साइन को यूज करेंगे।
यहाँ एक्चुअल में जैसा कि मैंने आपको बताया, केमिकल काइनेटिक्स जो होती है वो केवल और केवल मॉडरेट रिएक्शन का ही हमें जो है रेट बताती है। तो एक्चुअल में हमारे पास जो रिएक्शन होती है ये रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट के बेस पर, रिएक्शन की स्पीड के बेस पर रिएक्शन जो है वो तीन तरीके की होती है। एक होती है फास्ट रिएक्शंस, दूसरी होती है फास्ट रिएक्शंस, दूसरी होती है हमारे पास स्लो रिएक्शंस, और तीसरे टाइप की जो रिएक्शन बनती है इनको हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। तो देखो फास्ट रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो जैसे जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शंस जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी फास्ट होती है। जैसे NaCl के अंदर अगर मैं NaOH को जैसे मैं NaCl के अंदर यदि एग्जांपल हम ले लेते हैं AgNO3 प्लस AgCl, NaCl, तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा दिस इज Ag प्लस पॉजिटिव आयन देगा, ये नाइट्रेट माइनस देगा, ये प्लस देगा, ये माइनस देगा। आयंस के बीच में रिएक्शन जो है इतनी फास्ट होती है, लगभग माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये रिएक्शन हो जाती है। 10⁻⁻⁶ सेकंड के अंदर ये रिएक्शन हो जाती है और AgCl का प्रेसिपिटेट हमें मिल जाता है, प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl हमें मिल जाता है। तो ऐसी रिएक्शन का अगर हम रेट डिटरमाइन करना चाहते हैं तो इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि रिएक्शन की स्पीड इतनी फास्ट होती है, रिएक्शन का रेट इतना फास्ट होता है कि हम ऐसी रिएक्शन का जो रेट है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो रेट डिटरमाइन कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर द फास्ट रिएक्शन। इसी तरीके से अगर हम स्लो रिएक्शन की बात करें, स्लो रिएक्शन की अगर हम बात करें जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे मैं एक पेन बाजार से खरीद के लाया और पेन अगर मैं बाजार से खरीद के लाया तो लाते ही उस पर रस्ट तो नहीं लगेगी ना, लाते ही तो भाई उसके ऊपर रस्ट लगेगी नहीं। तो जैसे जैसे 1-2 साल होंगे तो धीरे धीरे उसके ऊपर हो सकता है वो पानी और एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से उस पर रस्टिंग स्टार्ट हो जाए और उस पर रस्ट लग जाए। तो वो लेकिन कितने टाइम में लगेगा, 6 मंथ लग सकते हैं, ईयर्स लग सकते हैं उसको रस्टिंग होने में। तो हम यूँ कह सकते हैं कि स्लो रिएक्शन का हम रेट तो डिटरमाइन कर सकते हैं लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि हम इतने टाइम तक उसका वेट थोड़ी करेंगे उसका रेट डिटरमाइन करने के लिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं रेट डिटर्मिनेशन इज नॉट यूजफुल फॉर अस। हमारे लिए इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए तो स्लो रिएक्शन वो होती हैं जिनको कंप्लीट होने में मंथ और ईयर्स लग जाते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ मॉडरेट रिएक्शन की। ये मॉडरेट रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस हैं जिनका हम जो है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, और यहाँ मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो ना तो ज़्यादा फास्ट होती है, नॉट एज फास्ट और नॉट एज स्लो। तो इतनी ज़्यादा फास्ट भी नहीं होती, इतनी ज़्यादा स्लो भी नहीं होती। तो हम यूँ कह सकते हैं ये रिएक्शन इस तरीके की रिएक्शन होती है जिनका हमें रेट डिटरमाइन करना होता है। तो ऐसी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसे हम केमिकल काइनेटिक्स नाम देते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया रेट क्या होती है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन
इंटरवल्स ऑफ इन द रेस्पेक्ट ऑफ द टाइम इंटरवल्स। तो हम उसी को रेट ऑफ रिएक्शन नाम देते हैं। मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है एवरेज रेट और एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट। चलो हम कुछ यहाँ पर रिएक्शन लेते हैं और उनका हमें रेट मेजर करते हैं। रेट हम किस तरीके से लिखते हैं, सपोज करो A प्लस 2B लेकर यहाँ C प्लस 4D कंपाउंड बनाते हैं। आपसे कहा जाता है इस रिएक्शन का जो है आपको रेट लिखना है, तो आप किस तरीके से रेट लिखोगे। यहाँ ये A रिएक्टेंट, B रिएक्टेंट, C प्रोडक्ट, D प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट का जब हम रेट लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, यहाँ इसका रेट हमें लिखना है तो यहाँ हम लिखेंगे dA अपॉन dt। और यहाँ आपको पता है रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो रेस्पेक्ट टू द टाइम कम होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, तो हम यहाँ माइनस लगाते हैं। इक्वल टू, यहाँ इसी रिएक्शन के अंदर हम B का रेट लिखते हैं, तो जब भी कोई कोफिशिएंट लगा हुआ होता है आगे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम नीचे ले जाते हैं, यानी डिवाइड करके उसको लिख देते हैं। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 1/2 डेल कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T। यहाँ भी हम माइनस साइन यूज करेंगे। C के रेस्पेक्ट में अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हम इसको लिखेंगे डेल C अपॉन डेल T। और चूंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम ड्यूरेशन विद द टाइम बढ़ता चला जाता है, तो हम यहाँ पर प्लस साइन यूज करेंगे। इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन B के रेस्पेक्ट में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे 1/4, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया जो भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो हम इसको 1/4 लिखते हैं। D कंसंट्रेशन ऑफ D, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ D विद द रेस्पेक्ट ऑफ द टाइम। और यहाँ भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात हो रही है, इसलिए इसको प्लस के साइन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो लिख सकते हैं। टू ए प्लस, चलो यहाँ N2 प्लस 3H2 और 2 मोल ऑफ अमोनिया बनता है। आपसे कहा जाता है कि अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का रेट लिखिए। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का रेट अगर आपको लिखना है तो रेट ऑफ, इसको बोलेंगे हम एपीरियंस। तो इसी को हम जो रिएक्टेंट का जो मामला, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है हम जानते हैं, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता चला जाता है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जब भी हम बात करेंगे तो रेट ऑफ डिसएपीरियंस की बात करेंगे, और जब भी हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की जब हम बात करेंगे तो हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रेट ऑफ एपीरियंस नाम देंगे। रेट ऑफ डिसएपीरियंस यानी जिसकी कंसंट्रेशन में कमी आती है, और रेट ऑफ एपीरियंस यानी जिसकी कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू द टाइम इंक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ अगर आपसे कहा जाता है कि अमोनिया का फॉर्मेशन रेट लिखिए, या कहेगा आपसे रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ अमोनिया लिखिए, तो इसके लिए हम ROR, रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ अमोनिया। तो हम जब इसके लिए अमोनिया के लिए रेट लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1/2, प्लस का साइन यूज करेंगे यहाँ
चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय T। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ अपीयरेंस लिख सकते हैं। अगर आपसे कहा जाता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन लिखिए रिएक्शन के अंदर, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हम माइनस के अंदर शो करेंगे, तो हम लिखेंगे 1/3 D चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन D। तो आई थिंक आप किसी भी रिएक्शन का जो है रेट ऑफ अपीयरेंस भी लिख सकते हैं और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी लिख सकते हैं। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न हुआ होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के इसी चैप्टर में। आगे हम कंटिन्यू करेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।